हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग झारखंड रेफियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का क्विक रिवीजन करेंगे और इसी तरह आने वाले टाइम में एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का भी क्विक रिवीजन करेंगे। इसी के साथ ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन करेंगे। और लॉ पेपर में सीआरपीसी और आईपीसी का तो आपको पता है कि क्विक रिवीजन मैंने करा दिया और उसका वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी पर जाके उसे देख सकते हैं। अब कॉन्स्टी और एविडेंस का भी बहुत जल्द मैं वीडियो आप लोग को अवेलेबल करा दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो लॉ एंड जीके एकेडमी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। भारत में कौन कौन सी कंपनी आई, शुरू में कौन सी आई, लास्ट में कौन सी आई, इस तरह से सारे को देखते चलेंगे। गवर्नर जनरल के काल को हम लोग अभी नहीं शुरू करेंगे। गवर्नर जनरल पर मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, उसको सेकंड पार्ट में करेंगे। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो मॉडर्न हिस्ट्री को दो पार्ट में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट देखते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहली कंपनी कौन आई थी इंडिया में? भारत आने वाली सबसे पहली कंपनी कौन थी? यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। और भारत आने वाले सबसे पहले पुर्तगाली कौन थे? तो आपको पता है कि वास्को डी गामा। कब आए थे? 17 में। अगर डेट नहीं याद है तो याद कर लीजिए। 17 में 1498 ईस्वी में कहाँ आए थे? भारत के में वास्को डी गामा। कौन आए थे? प्रथम पुर्तगाली। वास्को डी गामा। कहां पहुंचे थे? भारत के किस स्थान पर पहुंचे थे? कालीकट में। पुर्तगाली के बाद कौन सी कंपनी भारत में आई? फर्स्ट पुर्तगाली, सेकंड अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद आई डच, सेकंड में ये, थर्ड में डच। उसके बाद डैनिश, फोर्थ में आई डैनिश। एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं कि पहले कौन आई, पहले कौन आई। इसको शॉर्ट में लिख रही हूं मैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी कब आए? 5th नंबर पर। और सबसे लास्ट आने वाली कंपनी थी स्वीडिश। तो सबसे पहले अगर पूछे कि कौन सी कंपनी आई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज सेकंड में आई थी और सबसे लास्ट में स्वीडिश आई थी। और वास्को डी गामा को भारत आने में हेल्प कौन किया था? गुजराती एक पथ प्रदर्शक थे अब्दुल मजीद। कौन सहयोग किया? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद के सहयोग से वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। देखते हैं कि कौन सी यूरोपीय कंपनी प्रथम फैक्ट्री जो है कहां पर लगाई।
ये जो पुर्तगाली थे, यहां से हटा रही हूं, पुर्तगाली सबसे पहले अपनी कंपनी कहाँ स्थापित किए थे? कोचीन में। जगह का नाम पूछता है। पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में। अंग्रेज सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे? मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में। और डच भी मछलीपट्टनम में। दोनों को मेन पूछता, अंग्रेज का तो पूछता ही। अब अंग्रेजों ने सबसे पहले कंपनी कहाँ स्थापित की थी? मछलीपट्टनम में। डच भी फ्रांसीसी सबसे पहले सूरत में। सूरत में सबसे पहले किसने फैक्ट्री स्थापित की थी? तो फ्रांसीसियों ने। डेनिश ने ट्रावनकोर में किया था। लेकिन इंपॉर्टेंट पुर्तगालियों का है कोचीन में, अंग्रेजों का, और यह है डच और डेनिश से थोड़ा क्वेश्चन कम पूछता है। डचों का भारत में अंतिम रूप से ये डच जो थे, इनका अंतिम रूप से पतन कब हो गया था? वेदरा के युद्ध से। वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? वेदरा का युद्ध अंग्रेज और डचों के बीच, डचों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज क्या हो गए? जीत गए और डच पराजित हो गए, और इस तरह से इनकी कंपनी का पतन हो गया और ये भारत से वापस चले गए। ये युद्ध कब हुआ था? वेदरा का युद्ध ईयर कौन सा था? 1759 में वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? याद रखिएगा। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आने वाला प्रथम अंग्रेज सर कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस। और किसके दरबार में आया था? जहांगीर के। सबसे पहले जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। किसका राजदूत बन करके आया था कैप्टन हॉकिंस? जेम्स प्रथम के। जेम्स प्रथम वहां का राजा था, उसी का राजदूत बन करके आया था। इंडिया भेजा था जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था। चलिए, यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार पत्र कब मिला था? कंपनी शॉर्ट में लिखूंगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र कब मिला था? 31 दिसंबर 1600 में। कौन दिया था? रानी एलिजाबेथ।
भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन सा था? भारत आने वाला, ये जितने भी मैं आपको करा रही हूँ सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले हैं, ये सारी यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। भारत आने वाले प्रथम आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन सा था? उसका नाम क्या था? रेड ड्रैगन। अब मैं इस तरह से शॉर्ट में पूरा लिख करके पढ़ाऊं या फिर बस एक एक वर्ड लिख के बढ़ाऊं? आपको जो अच्छा लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम वन लाइनर में पढ़ाइए लिख करके, या फिर शॉर्ट शॉर्ट में बोलती जाऊं, शॉर्ट में बिल्कुल शॉर्ट, इसका भी शॉर्ट करके लिखूं, जैसे कि बस यहाँ पे भारत आने वाला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन, इस तरह से शॉर्ट में लिखूं। आपको कौन ज्यादा बेटर समझ में आती है ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब व्यापार करने तो अंग्रेज भी आए थे और फ्रांसीसी भी आए थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से उलझते रहते थे। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो प्रथम युद्ध हुआ था, और फ्रांसीसियों के बीच प्रथम युद्ध कौन सा था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कितने युद्ध हुए? अंग्रेज के बीच युद्ध कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। प्रथम कर्नाटक का युद्ध है, कर्नाटक का युद्ध है प्रथम। कौन सा? प्रथम कर्नाटक का युद्ध है। यह किस लिए हुआ था? ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर के हुआ था। ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर के, इतना जरूरी नहीं है। ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार के लिए हुआ था। और कौन सी संधि से खत्म हुआ था? एला शापल। कब हुआ था? 1746 से 48 के बीच में हुआ था। संधि कौन सी हुई थी? संधि पूछता है कर्नाटक का युद्ध किसके बीच के हुआ था प्रथम? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। किसके किसके बीच हुआ था? संधि कौन सी थी? एला शापल। एला शापल, एला शापल की संधि प्रथम। सेकंड हुआ था, सेकंड द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, यह भी के बीच हुआ था। और कौन सी संधि से? पांडिचेरी की संधि से युद्ध विराम हुआ था। संधि कौन सी थी? पांडिचेरी। पांडिचेरी की संधि। थर्ड था कर्नाटक का तीसरा युद्ध, तृतीय युद्ध किस संधि से खत्म हुआ था? पेरिस की संधि से। यह तो हुआ था 46 में, 1746 और 48 के बीच हुआ था, और फिर ये 48 में खत्म हुआ, और फिर ये सेकंड वाला जो है 1749 में स्टार्ट हो गया था। यह लगभग 54 तक चला था। उसके बाद फिर 56 में थोड़े थोड़े दिनों पर दोनों लड़ते रहते थे। उसके बाद अब यहाँ देखिए 46 में शुरू हुआ, 48 2 साल तक ये लड़ाई चला। उसके बाद एला शापल की संधि के साथ यह खत्म हो गया। फिर थोड़े दिन बाद फिर दोनों लड़े। फिर 49 एक ही साल बाद तुरंत फिर लड़ाई किए, और ये 54 तक लड़ते रहे। फिर 56 में 1756 में फिर दोबारा दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई। वो चाहते थे कि भारत पर मैं राज करूं, और अंग्रेज चाहते थे कि मैं राज करूं।
यह लगभग 10 सालों तक चली थी, 63 तक चला था। सबसे लंबा तीसरा युद्ध ही चला था। और कौन सी संधि से? पेरिस की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ था। संधि कौन सी थी? संधि का नाम पेरिस की संधि। तो इस तरह से यह तीनों युद्धों को याद रखिएगा। इसमें बस संधि का नाम याद रखिएगा, यही पूछता है कि यह पेरिस की संधि किस युद्ध में हुआ था और किसके साथ हुआ था। वाडिवाश का युद्ध भी, वाडिवाश का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, फ्रांसीसी के बीच। अब यहां से हम लोग प्लासी की लड़ाई देखते हैं बंगाल में। अब यहां से अब ये अंग्रेज क्या किए? सबको, पुर्तगालियों को, फ्रांसीसियों को, सबको लड़ झगड़ करके सबको हराते हुए क्या किए? सबको भगा दिए। उसके बाद अब इनका मेन एम रह गया कि अब इंडिया पर व्यापार करते करते यहाँ पर राज करना है। तो अब यहाँ से वो लड़ाई शुरू होती है। कौन सी प्रथम थी? प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई में से ही अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत में बढ़ गया। वहीं प्लासी की लड़ाई को ही क्या कहते हैं? अंग्रेजों की ब्रिटिश शासन का नींव कहा जाता है भारत में। इस तरह से व्यापार करते करते अंग्रेजों के मन में अब लालच शुरू हो गया। 2 कंपनियों को तो वो पहले ही भगा चुके थे, एक लास्ट फ्रांसीसी थी, उसको भी युद्ध करके भगा चुके थे। उसके बाद व्यापार के बहाने धीरे धीरे वो पैर पसारना शुरू किया और सबसे पहले बंगाल पे कब्जा किए। और बंगाल पर कब्जा करने के लिए कौन सी लड़ाई हुई थी? प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? ईयर कौन सा था? 23 जून। डेट याद रखिएगा। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। किसके किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के नवाब किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज सेनापति और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला के बीच। अंग्रेजों को क्या मिला था? व्यापार करने का जो अधिकार मिला था उसको अंग्रेज क्या करने लगे? व्यापार करने के अपने अधिकार का क्या करने लगे? दुरुपयोग करने लगे। अधिकार का दुरुपयोग करने। रीजन क्या था प्लासी की लड़ाई का? प्लासी का लड़ाई का यही रीजन था। अंग्रेज क्या करने लगे? उसका दुरुपयोग करने लगे। व्यापारिक अधिकार का दुरुपयोग करने लगे, जिससे तंग आकर के क्या किया? जिससे सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब काफी क्रोधित हुआ और अंग्रेजों के विरुद्ध सोचा कि अंग्रेजों को अब मार के भगा देते हैं इंडिया से। उस बीच अंग्रेज काफी मजबूत हो चुके थे और लास्ट में क्या होता है? अंग्रेज जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला हार जाते हैं इस युद्ध में। किसकी गद्दारी से? लेकिन सिराजुद्दौला काफी मजबूत थे, वैसे हारते नहीं। उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया? षड्यंत्र रचा। उनका जो सेनापति था, नवाब का सेनापति का नाम क्या था? अंग्रेजों से जाके मिल गया, मीर जाफर। लड़ाई में क्या किया? मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दे दिया, जिससे अंग्रेज इस युद्ध को जीत गए और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार गए। और उसके बाद फिर क्या होता है?
अंग्रेज क्या करते हैं? रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को, अगर परिणाम की बात करते हैं तो परिणाम यह होता है कि मीर जाफर को अपने बंगाल का नवाब बनाया जाता है। और यह किसके नियंत्रण में था? यह कंपनी के नियंत्रण में आ गया। अब ये मीर जाफर जो था यह बिल्कुल कंपनी के नियंत्रण में आ गया, जो कंपनी कहती थी, और यहीं से भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया अगर पूछे कि किस लड़ाई से भारत में अंग्रेजों की नींव पड़ी, तो पलासी की ही वो लड़ाई है जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी लिखना था ना, कंपनी का भारत के शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हो चुकी। शासन की शुरुआत कहिए या नींव कहिए, या अंग्रेजों की भारत में शासन की नींव किस युद्ध से डली थी? पलासी की लड़ाई से। तो समझ में आ गया पलासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। बंगाल नवाब का सेनापति का नाम मीर जाफर था, जिसके गद्दारी से क्या हुआ? बंगाल का नवाब हार गए, और अंग्रेज सेनापति का नाम क्या था? रॉबर्ट क्लाइव। अब यहां से क्या होता है? पूरे बंगाल पर अंग्रेजों का शासन हो जाता है। बंगाल पर अभी भी सिर्फ बंगाल पर हुआ है, बंगाल पर शासन। पलासी की लड़ाई के बाद सबसे पहले बंगाल पर पूरा नियंत्रण आ जाता है। अब बंगाल के बाद बिहार और उड़ीसा की भी दीवानी हासिल कर लेते हैं। किससे? बक्सर के युद्ध से। तो चलिए अब बक्सर का युद्ध देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। दोनों युद्धों के डेट का नाम याद रखिएगा। पलासी की लड़ाई 1757 और बक्सर का युद्ध 64 में। और उसके बाद होती है इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि के बाद पूरे भारत में अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। बक्सर का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? यहाँ पर बंगाल का नवाब, लिखते जा रही हूँ किसके किसके बीच में युद्ध। बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? 3 लोगों के बीच हुआ था। प्रथम तो ये अंग्रेज थे, एक तरफ अंग्रेज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहिए। सेकंड थे बंगाल का नवाब मीर कासिम, और अवध का नवाब सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। एक तरफ ये तीनों लोग थे और एक तरफ अंग्रेज थे, फिर भी अंग्रेज क्या हो गए? जीत गए। अगर ये पलासी की लड़ाई और ना हुई होती और पलासी की लड़ाई में अगर अंग्रेज हार गए रहते, तो अंग्रेजों का कब्जा कभी भारत पर नहीं होता। उसी के साथ जस्ट बाद बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज जीत गए और ये हार गए। अब इसके परिणाम क्या हुआ?
इस युद्ध का परिणाम बंगाल में कंपनी के राजनीतिक प्रभुत्व और मजबूत हो गया। बंगाल में अभी तक तो पलाशी के बाद भी अभी भी बंगाल ही में प्रभुत्व था, बंगाल से बाहर नहीं निकल पाए थे। बंगाल में कंपनी का राजनीतिक प्रभुत्व और बढ़ गया। अब उसके बाद होती है, अंग्रेज क्या करते हैं, हार जाने के बाद कौन सी संधि करते हैं? इलाहाबाद की संधि। संधि का क्या नाम था? इलाहाबाद की संधि होती है। 1765 में इलाहाबाद की संधि। आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ रही होगी पॉइंट टू पॉइंट वाइज। अब इलाहाबाद की संधि देखते हैं। इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच हुई? 1765 में हुई थी। किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम के बीच। शाह आलम के बीच हुई। अब इसमें क्या होता है, शाह आलम क्या करते हैं? शाह आलम बंगाल, बिहार और उड़ीसा दीवानी दे देते हैं। दीवानी अंग्रेजों को क्या मिल जाता है? तीनों का दीवानी मिल जाती है, दीवानी का अधिकार मिल जाता है। अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि से बिहार, उड़ीसा, बंगाल की दीवानी का अधिकार मिल जाता है। दीवानी का अधिकार का मतलब राजस्व प्राप्त करने का अधिकार, प्राप्त करने का अधिकार। उसके बदले में अंग्रेज शाह आलम को क्या देते हैं? 26 लाख वार्षिक पेंशन और इलाहाबाद और कड़ा का जिला सौंपने का वादा करते हैं। इलाहाबाद व कड़ा का जिला सौंपने का वादा करते हैं। और इसी संधि के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी संधि के साथ भारत में ब्रिटिश शासन की वास्तविक शुरुआत होती है। वास्तविक शुरुआत। आगे समझ में? अब आगे देखते हैं। अब अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होने के बाद सारी रियासतों से लड़ाइयां शुरू हो जाती है। जैसे मैसूर रियासत, टीपू सुल्तान और हैदर अली के बीच होता है आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जो भी है आंग्ल मराठा युद्ध। इस तरह से होते होते अब हम लोग अब उन सबको अब हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियो में उस सारे रियासतों को एक बार मैं आप लोग को बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में सारे रियासतों को किसके बीच कौन कौन सा युद्ध हुआ था, कौन से विजयी हुए, कब अंग्रेज हुआ, कौन कौन सी संधि हुआ। अभी हम लोग 1857 की क्रांति से अब चलते हैं। यहाँ से अब मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। 1857 की क्रांति, वहां से क्वेश्चन बनने का कम चांस है, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे। 1857 की क्रांति, इसका कारण क्या था आपको पता है?
कौन सी बंदूक थी? ब्राउन बेस से। पहले कौन सी, पहले एक पुरानी बंदूक थी अंग्रेज में, वो ब्राउन बेस के स्थान पर, ब्राउन बेस के स्थान पर एक, अब अंग्रेजों का मकसद क्या हो गया? भारत में रहते रहते उनको पता था कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी जब तक एक साथ रहेगी तब तक हम लोग खतरे में रहेंगे। तो अब यहां से हिंदू मुस्लिम, जैसे इलाहाबाद की संधि के बाद वो भारत में प्रभुत्व अपना, उनको पता था कि अगर हम तभी तक लंबा राज कर सकते हैं और इस पर राज बनाए रहेंगे जब सबके बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे, लड़ाइयां पैदा करेंगे। तो अब सबसे पहले उन्होंने क्या किया? ब्राउन बेस जो पुरानी बंदूक थी उसके स्थान पर एक नई बंदूक राइफल लाई, एनफील्ड। एनफील्ड नई राइफल क्या था? नई राइफल का नाम एनफील्ड। इसमें अफवाह बतला दिया गया कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है और यही इसका तात्कालिक कारण बना। और सबसे पहले 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे सैनिक क्या किए? इसको मुंह से छीलना होता था, तो सैनिक क्या किए? इसको चलाने से, इस राइफल को यूज करने से मना कर दिया और 18 की यही तात्कालिक कारण बना 1857 की। अब उन सबसे पहले 29 मार्च 1957 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने बैरकपुर से, बैरकपुर कहाँ के थे? बैरकपुर, राइफल चलाने से मना कर दिया और राइफल बैरकपुर के थे और नई राइफल को चलाने से मना कर दिया। मंगल पांडे का कहाँ थे? बैरकपुर से। कौन सा? अभी मेरठ में पड़ता है। चलाने से मना कर दिया। और लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी। किसकी हत्या की? मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट वाग, लेफ्टिनेंट वाग और मेजर रोशन को क्या किया? मार गिराया। और उनका एक नारा था हल्ला बोल। हल्ला बोल किसका नारा था? मंगल पांडे का। कौन सा नारा दिया? हल्ला बोल। और इसी के साथ, और यह किस इन्फेंट्री से थे? तो यह 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे। किस टुकड़ी में यह काम करते थे? कहाँ के सैनिक थे? 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में थे। नारा दिया हल्ला बोल का और यहीं से इसका 57 की क्रांति हुआ। और किस डेट से शुरू हुई थी? 1758 की क्रांति 10 मई 1857 मेरठ। शुरुआत कौन सी जगह थी पूछता है। 1857 की क्रांति किस जगह से शुरू हुई थी? तो मेरठ से। यहाँ की पैदल टुकड़ी ने, यहाँ की जो पैदल सैनिक टुकड़ी थी, इसका था 20 NI नेटिव इन्फेंट्री, इसने
1857 की क्रांति शुरू की। कहां से शुरू हुई? मेरठ से। किसके द्वारा शुरू की गई? पैदल टुकड़ी। मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से शुरू की गई थी 10 मई, यह डेट याद रखिएगा, 1857 में। उसी के बाद 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। यह इम्पोर्टेंट है। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पार्मस्टेन। प्रधानमंत्री पार्मस्टेन इस पार्टी के थे, लिबरल। जितने भी छोटे छोटे फैक्ट लिख रही हूँ सारे इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो, प्रथम गवर्नर जनरल भी पूछ सकता है, इंग्लैंड का उस वक्त प्रधानमंत्री कौन से थे ये भी पूछ सकता है, वो किस पार्टी से रिलेटेड थे ये भी पूछ सकता है। 1857 की क्रांति के पश्चात कौन सा कमीशन बनाया गया? पील कमीशन। 1857 की क्रांति के पश्चात पील कमीशन बनाया गया। पील कमीशन का गठन किया गया। पील कमीशन के द्वारा क्या किया? सेना में भारतीयों की संख्या कम कर दी गई। संख्या कम कर यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और ऊंचे पदों पर अंग्रेज जो थे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए गए। अब देखते हैं कि 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र जो था दिल्ली कानपुर, वहां से कौन कौन लोग खड़े हुए थे उनका नाम पूछता है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर और बख्त खान लिखा है, और बख्त खान। नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। कानपुर से शॉर्ट में देखेंगे, कानपुर से नाना साहब, तात्या टोपे, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। पांडुरंग, पांडुरंग इनका नाम था, तात्या टोपे का। लखनऊ से बेगम हजरत महल, हजरत महल। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था नेपाल में, और नेपाल से काठमांडू में ही इनको दफना भी दिया गया था। तो याद रखिएगा, इनका जन्म पूछ सकता है क्योंकि वो नेपाल में पैदा हुई है। जगदीशपुर से बाबू कुंवर, कुंवर सिंह। जगदीशपुर बोलिए या आरा बोलिए? कुंवर सिंह। आरा से भी पूछ सकता है तो, लेकिन मेन जगदीशपुर के थे।
आरा की रियासत किसके कंट्रोल के रियासत के राजा थे? आरा की रियासत के राजा कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। बरेली से खान बहादुर खान। झांसी से लक्ष्मीबाई, सबको पता है, झांसी से लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से लियाकत अली, कई एग्जामों में ये भी पूछ चुका है इलाहाबाद से। फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला। और फतेहपुर से, यहाँ लिखते हैं, फतेहपुर से अजीमुल्ला। इतने लोगों ने। और यहाँ ब्रिटिश ये तो पता है सबको, लक्ष्मीबाई। ब्रिटिश कौन सा था, कौन अंग्रेज था, किसके लक्ष्मीबाई किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, ये सबको पता है। थ्रू रोज था, यहाँ पे निकलसन और हडसन था। ये मेन तो ये है। अब देखते हैं आगे का। अब यहाँ से हम लोग भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे देखते चलेंगे जो हमारी एग्जाम के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। 1857 क्रांति के बाद अगर पूछे कि भारत का पहला अंग्रेज विरोधी सन्यासी विद्रोह क्या था? सन्यासी विद्रोह था। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम संघर्ष जो था वो क्या था? सन्यासी विद्रोह था। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह। प्रथम विद्रोह कौन सा था? सन्यासी विद्रोह था। यह कब से कब तक हुआ था? 1760 to 1800। उसके बाद देखते हैं सब कौन से पहले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। सारे यहाँ से स्टार मार्क करते चले जाइएगा। सारे अब बस एग्जाम वाइज भी क्वेश्चन बना रहे हैं। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। लेकिन यह क्या हुए थे? चुनाव हार गए थे। चुनाव जीते नहीं थे, चुनाव हार गए थे। लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रथम भारतीय सदस्य अगर पूछे, प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने? पहले चुनाव इन्होंने लड़ा था, लेकिन प्रथम भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी। या कहां से चुनाव लड़े थे? चुनाव कहां से लड़े थे? पिंसवरी से। लिबरल पार्टी के चुनाव, लिबरल पार्टी किस पार्टी से? लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे। कहां से? पिंसवरी।
अगर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे WC बनर्जी, लेकिन प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने? दादा भाई नौरोजी। चुनाव लड़ा था इन्होंने फिंसबरी से और लिबरल पार्टी से। अब फिर उसके बाद क्या हो जाता है? 1905 में बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन देखते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 7 अगस्त 905 को। नहीं सॉरी, यहाँ इस दिन तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी ना। बंगाल विभाजन 20 जुलाई 905 को। इसी के बंगाल विभाजन के विरोध में क्या किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। शुरुआत कब की गई थी? 7 अगस्त 905। बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। इसी से रिलेटेड एक और है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव। भारत का प्रथम गवर्नर गवर्नर जनरल। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, उसी को क्लियर करा रही हूँ। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। इसने क्या किया? द्वैध शासन। इससे रिलेटेड और पॉइंट को देख लेते हैं। द्वैध शासन किसने किया? इलाहाबाद की संधि अभी पढ़े। संधि, और इसने 3 उप दीवान नियुक्त किए थे। बंगाल, बिहार और बंगाल और बिहार के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए। बंगाल और बिहार के लिए क्या नियुक्त किया? बिहार उप दीवान। बंगाल का जो उप दीवान था उसका नाम क्या था? मोहम्मद रजा खां। और बिहार का सिताब राय, राजा सिताब राय। जब इसके अंदर बंगाल का शासन आ गया तो इसने क्या किया? बंगाल के लिए एक अलग उप दीवान और बिहार के लिए अलग एक दीवान का किया। उसके बाद इसी के शासनकाल में क्या हुआ था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। और इसी के अनुसार अब जो बंगाल का जो गवर्नर था उसे क्या कर दिया गया? अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया। अब इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, सही ध्यान से समझिएगा, अभी तक सिर्फ इसका बंगाल में प्रभुत्व था। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा अब क्या किया गया? बंगाल का जो गवर्नर होता था उसे अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का, कंपनी के अधीन जो अंग्रेजी क्षेत्र थे, सारे तो अंग्रेजों का कब्जा हुआ नहीं था। आपको पता है कि अभी लड़ाई चल ही रही थी। बहुत सारे रियासत, हैदराबाद के, सब इसके अंडर में
नहीं आए थे। तो अंग्रेजों का जो क्षेत्र पर कब्जा था, जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा था, जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन सब पर क्या किया, अंग्रेजी गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया, क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब यहां से गवर्नर जो था वो गवर्नर जनरल हो जाता है, लेकिन सिर्फ अंग्रेजी क्षेत्रों के लिए। और वो प्रथम कौन थे, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। अभी तक क्या था, कंपनी का शासन था। कंपनी के शासन में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल किसको बना दिया गया, वारेन हेस्टिंग को। भारत में कंपनी के अधीन, अगर पूछे भारत में कंपनी के अधीन, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। हो गया। अब 1833 में, अब उसके रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, आपको याद है 1833 में 1833 में चार्टर्ड एक्ट लाया गया। कौन सा एक्ट लाया गया, चार्टर्ड एक्ट। चार्टर्ड एक्ट कब लाया गया, 1833 में। और इसी एक्ट के द्वारा कंपनी के अधीन जो बंगाल का गवर्नर जनरल जो होता था, सबसे पहले गवर्नर वर्ड यूज होता था, वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर के बाद कौन सी आई थी, ये रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब यहां से 1883 के तहत, चार्टर्ड एक्ट के तहत, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल हो गया। भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब समझ में आ गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान से समझिएगा। अब ये जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय ही क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद शासन जो था कंपनी के हाथों से निकल के सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है, रानी के हाथ में चली जाती है। अब यहां से कंपनी का रोल खत्म हो जाता है। अब किसका शासन हो गया, डायरेक्ट ब्रिटिश का, ब्रिटिश की गवर्नमेंट का अब यहां से शासन हो गया। तो ब्रिटिश की गवर्नमेंट क्या करी, इस भारत के गवर्नर जनरल
के पद को बदल के वायसराय कर दी। तो इस तरह कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम, एक बार और समझाओ, अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय पूछे तो वो लॉर्ड कैनिंग ही हुए। रहे तो ये इनको हटाया नहीं गया था पोस्ट से, लेकिन नाम बदल दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम अब क्या हो गया? वायसराय हो गया। तो अगर एक बार फिर से आप लोग को बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। यहां लिखती हूँ वारेन हेस्टिंग। फर्स्ट चलेंगे वारेन हेस्टिंग। हो गया। अब 1800 किस कानून के तहत गवर्नर का जो पोस्ट था वो किस में चेंज हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या बन गया? गवर्नर जनरल बन गया। गवर्नर का पोस्ट गवर्नर जनरल बन गया और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हो गया वारेन हेस्टिंग। अब 18 फिर एक नया चार्टर्ड आया 1883। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब भारत का अभी तक कंपनी का शासन चल रहा था। 1857 की क्रांति के बाद 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद क्या हुआ? कंपनी का शासन समाप्त हो गया। यहां से शासन समाप्त हो गया। उसके बाद क्या होता है? भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका गवर्नर जनरल का पोस्ट को क्या बना दिया गया? वायसराय का पोस्ट बना दिया गया। तो भारत के अगर प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर, क्योंकि थे वो अभी तक वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम ही तो यह विद्रोह हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के टाइम ही तो विद्रोह हुआ था। तो विद्रोह के टाइम कौन थे? ये थे। विद्रोह के बाद शासन बदल जाता है और शासन बदलने के बाद इनका जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था वो नाम बदल करके वायसराय हो जाता है, लेकिन ये बने रहते। तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने ऑलरेडी गवर्नर जनरल पर डीप वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां जाकर के मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी पर जाकर के देख सकते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। वहां से हम लोग आगे की बंगाल विभाजन से लेकर के 1857 की 1947 भारत के आजादी तक जितने भी घटनाएं घटी हैं वो सारे को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी जो गवर्नर जनरल का होगा मैं एक उस पर एमसीक्यू लाऊंगी और रियासतों के बारे में भी एमसीक्यू लेकर आऊंगी। तो 2 पार्ट में मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म करेंगे, बाकी जो बच जाएंगे उनको एमसीक्यू से सॉल्व करेंगे। तो अगर आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।